हिमालय में विकास की कहानी अब सिर्फ सड़क, पुल और सुरंगों की कहानी नहीं रह गई है। यह कहानी है जंगलों के सिकुड़ने की। पहाड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी हो रही हैं। नदियों के रास्ते बदले जा रहे हैं। पहाड़ों के भीतर सुरंगें बनाई जा रही हैं। और जंगलों के बीच से विकास की नई लकीरें खींची जा रही हैं। नाम है विकास, लेकिन सवाल है किसके लिए और किसकी कीमत पर। देखिए, ये कठफोड़वा अपना घर बना रहा है। उसे शायद नहीं मालूम कि जिस पेड़ को वह अपना घर समझ रहा है, वह पेड़ कुछ ही दिनों बाद जमींदोज होगा। उस पेड़ पर वन विभाग ने अपना निशान और नंबर दोनों चस्पा कर दिया है, क्योंकि इस जंगल में भी अब पेड़ की उम्र उसकी जड़ों से नहीं, सड़क की चौड़ाई से तय हो रही है। यह बांझ है, सिर्फ एक पेड़ नहीं। यह पहाड़ की मिट्टी को थामता है, पानी को रोकता है, झरनों को जिंदा रखता है, पक्षियों को घर देता है। और यह है देवदार। सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती नहीं, यह उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जिस पर पहाड़ का जीवन टिका है। लेकिन हमारी विकास परियोजनाओं में इनकी कीमत अक्सर एक फाइल के किसी कॉलम में दर्ज होती है, ट्रीज टू बी फेल्ड। पिछले 5 सालों में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में 83,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। ये वो संख्या है जो विभाग ने जनता के सामने रखी है। लेकिन इन 83,000 पेड़ों के साथ साथ कट चुके, बर्बाद किए गए छोटे छोटे पौधों की कोई संख्या नहीं है। अकेले काशीपुर सितारगंज वाले हिस्से में 45,681 पेड़, रामपुर काठगोदाम खंड में 15,257 पेड़। और अगर पिछले 5 साल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित वन भूमि को देखें तो आंकड़ा और भयावह दिखाई देता है। करीब 2,500 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि हस्तांतरित हुई। एक अनुमान के मुताबिक इसका मतलब है 4 लाख से ज्यादा पेड़ों का धरती से गायब हो जाना। यह अनुमान है, सरकारी फेलिंग काउंट नहीं। लेकिन पहाड़ में विकास की दिशा समझने के लिए यह आंकड़ा अपने आप में ही एक भयावह चेतावनी की तरह नजर आता है। और सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हर सड़क को चौड़ा करना जरूरी है? क्या हर पहाड़ी को काटना जरूरी है? क्या हर जंगल के बीच से एक नई परियोजना निकालना जरूरी है? क्या विकास का मतलब यह है कि पहले जंगल हटाइए, फिर उसके बदले कहीं और पौधे लगा दीजिए, और वो जिंदा रहें या ना रहें, इससे सरकारी दस्तावेजों पर फर्क नहीं पड़ता। दस्तावेजों में जंगल हरा हो जाता है, लेकिन जमीन पर वो जंगल कभी किसी को नजर नहीं आता। और मान लीजिए कि हिसाब बराबर हो गया। हिमालय कोई एक्सेल सीट नहीं है। 100 साल पुराने बांझ के बदले 1,000 नए पौधे भी लगा दिए जाएं, तो भी 100 साल पुराना जंगल 100 साल में ही बनेगा।
और तब तक इस कठफोड़वे का घर कहाँ होगा, उस पक्षी का घोंसला कहाँ होगा, उस झरने का पानी कहाँ होगा और उस पहाड़ की मिट्टी कहाँ होगी। पौड़ी में बुआखाल से सर्किट हाउस तक सड़क चौड़ी करने और सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों बांज और देवदारों के पेड़ों पर कटने की तलवार लटक रही है। ये अपने आप में ही एक अजीब विरोधाभास है। जो सड़क पेड़ों की वजह से सुंदर है, उसको कागजों में सौंदर्यीकरण करने के नाम पर पेड़ों को ही गायब कर दिया जाएगा। करीब 5,000 से ज़्यादा ऐसे पेड़ अब तक विभाग केवल इसके आधे हिस्से में ही छपान कर पाया है। यानी सवाल फिर वही है, क्या पहाड़ को सुंदर बना देने के लिए पहाड़ का जंगल ही अब हमें मिटा देना होगा? और सर यहाँ तो जाम भी नहीं लगता, ये तो वैसी रोड है कि मतलब यहाँ कभी जाम नहीं लगा आज तक ये शॉर्टकट रोड है। नीचे वाली है जो मेन रोड है, ये तो ऐसी है मतलब घूमने लायक। ये ऐसी रोड है, इसमें तो नहीं कटना चाहिए था ये पेड़ वगैरह जो भी है। हमें तो बहुत टाइम हो चुका है, हम यहीं आते हैं घूमने भी, हम यहीं आते हैं। तो अब कल परसों देखा था हमने तो यहाँ कट रहे थे। मैंने कहा पेड़, जब हम कल परसों आए थे इधर साइड, ये पेंट लग रहा था इन पे पेड़ों पे, कोई आ रहे थे पता नहीं तब। नहीं, ये तो हो ही रहा था, पर अब करेंगे, युवा करेंगे, जो अब के युवा हैं पौड़ी के, वो कुछ कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं जो पौड़ी के युवा हैं। बाकी तो कोई बोलने के लिए है नहीं यहाँ। मेरा कहना तो यही है कि मतलब इन जंगलों को ना काटें, क्योंकि अगर आप जंगल काटोगे तो जो यहाँ के गुलदार वगैरह हैं वो सब शहर में आ जाएंगे। फिर उसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही है कि गुलदार शहर में आ रहे हैं, तो अगर आप उनके घर नहीं उजाड़ोगे तो आपके घर भी नहीं उजड़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी मतलब जिनका भी इस चीज़ में हाथ है, तो थोड़ा हमारे बारे में सोचे कि अगर आप लोग तो वहाँ हो, आपको क्या ही होगा, पर आपको तो प्रॉफिट हो रहा है इस पेड़ों को काट के, पर हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारे जंगल जा रहे हैं। हमारा जो पौड़ी है, नेचर है, नेचुरल हवा में यहाँ से हर चीज़ नेचुरल मिल रही है। तो जो यहाँ के जो बीच में अभी हुआ था कि मतलब ये गुलदार वगैरह, भालू वगैरह जो शहर में आए, वो इसी कारण आए हैं कुछ कि जो जंगल खाली हो रहे हैं, तो वो इसी चक्कर में शहर में आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोग हम ही जो हमारे आप गाँव के अगल बगल के हैं, वो ही ज़्यादा मारे जा रहे हैं। बाकी तो जिनका हाथ है वो तो शहरों में बैठे होंगे बड़ी बड़ी जगहों में, तो उनको तो सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, पर हमारा बहुत लॉस हो रहा है। एक चीज़ इसमें कि हमारे साथ के बहुत लोग मारे गए हैं, और एक इस चीज़ में कि हमारे जंगल खाली हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ये चीज़ ना करें, वरना अगर हम प्रोटेस्ट में उतर गए तो फिर उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है कि बोल रहे हैं हमारे लिए। तो इससे पहले हम मतलब यही बोलना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब आप ये चीज़ ना करें, आप भी घर पे रहें, जानवर का घर भी ना उजाड़े। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू। यह कहानी है जंगलों के सिकुड़ने की। पहाड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी हो रही हैं। करीब 5,000 से ज्यादा पेड़। यानी सवाल फिर वही है, क्या पहाड़ को सुंदर बनाने के लिए पहाड़ का जंगल ही मिटा देना होगा? क्योंकि पहाड़ में विकास की यह कहानी सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जिसमें पहाड़ की ज़रूरतें कम और बाहर से तय की गई ज़रूरतें ज़्यादा हैं। जहाँ सड़क को चौड़ा करना विकास की निशानी है, लेकिन उस सड़क के किनारे खड़ा 100 साल पुराना बांज सिर्फ एक अड़चन। जहाँ जंगल को काटने के बाद किसी दूसरी जगह पौधे लगा देना कागज पर पर्यावरण की भरपाई हो सकती है, लेकिन पहाड़ के लिए जंगल की जगह सिर्फ पौधे नहीं होते। जंगल एक पूरा संसार होता है। उसमें मिट्टी है, पानी है, पक्षी हैं, जानवर हैं, हवा है और वह अदृश्य रिश्ता है जो पहाड़ को पहाड़ बनाए रखता है। लेकिन हमारी विकास योजनाओं में इन चीजों की कीमत कौन तय करता है? एक तरफ मशीनें खड़ी हैं, दूसरी तरफ पेड़। एक तरफ नक्शे हैं, दूसरी तरफ सदियों पुराना जंगल
और बीच में खड़ा है वह पहाड़ी आदमी जिससे कहा जाता है यह विकास तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर विकास के बाद उसके जंगल कम हो जाएं, उसके पानी के स्रोत सूख जाएं, ढलान कमज़ोर हो जाएं और उसका पहाड़ ही बदल जाए तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है, यह विकास आखिर किसका है? और शायद इसी सवाल का जवाब इस सड़क पर बिखरी उस काली परत में छिपा है जिसे हम बहुत मामूली चीज समझते हैं। डामर। डामर सड़क को जोड़ता है, लेकिन कभी कभी उसी डामर तक पहुंचने के लिए हमें जंगल तोड़ना पड़ता है, पहाड़ काटना पड़ता है और उन पेड़ों को गिराना पड़ता है जो सड़क बनने से बहुत पहले यहाँ खड़े थे। तो इस कहानी में सिर्फ सड़क नहीं है, सिर्फ जंगल नहीं है, सिर्फ पेड़ नहीं है, इस कहानी में है डामर। और डामर के नीचे दबता हुआ एक पूरा पहाड़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य हिमालय के उस खूबसूरत जंगल के बीच में जिसके बनने की प्रक्रिया सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज ये जंगल संकट में घिर गया है। बुआखाल से सर्किट हाउस तक फैले हुए जंगल के तकरीबन 7 किलोमीटर के हिस्से पर वन विभाग ने अचानक से पेड़ों का छपान किया और पूरे शहर में हलचल मच जाती है कि उनका जंगल कटने वाला है। विभाग ने इस छपान के पीछे सड़क के सौंदर्यीकरण को कारण बताया है। बड़ा अजीब विरोधाभास है कि जो सड़क इन पेड़ों की वजह से ही खूबसूरत है, उन्हें काट कर विभाग अब इसे नए ढंग से खूबसूरत बनाने का दावा पूरे शहर वासियों के सामने सरका रहा है। ये वो जंगल है जो इस शहर के लंग्स की तरह काम करते हैं। मंडल मुख्यालय के बासिंदों के स्मृतियों में ये जंगल कितना पुराना है उन्हें ठीक से याद नहीं, शायद जब से वो पैदा हुए हैं। उनका यही जवाब होता है जब इन जंगलों की आयु या इन पेड़ों के बारे में कोई उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि शायद जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने इस पेड़ को यहीं पर देखा है। और ये शायद धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है जब आप इस जंगल के भीतर दाखिल होते हैं और उस इकोलॉजी से आपका साक्षात्कार होता है जो आपको खुद अपना परिचय देती है कि मुझे बनने में सैकड़ों साल लगे। जंगल का मतलब केवल एक पेड़ नहीं है, जंगल का मतलब कोई एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि वो पूरा एक संसार है जो अपने आप में न केवल अलौकिक है, अद्भुत है, बल्कि सुरक्षित संरक्षित रखे जाने के काबिल भी है। सड़क चौड़ी होगी, शायद सफर भी आसान हो, लेकिन पहाड़ पर किसी सड़क की चौड़ाई केवल उसके डामर से नहीं नापी जाएगी, वो इस बात से भी नापी जाएगी कि इस डामर को पढ़ने में कितने पेड़ जमींदोज किए गए, कितना हिस्सा पहाड़ का काट दिया गया, कितने नए लैंडस्लाइड जोन आपने तैयार किए, या आपने कितनी और नई मुसीबतें, नए डंपिंग जोन किसी भी शहर के आसपास क्रिएट किए। ये वो डंपिंग जोन होते हैं जो बादल फटने के दौरान अपने साथ भारी मात्रा में डेब्रीज लेकर चलते हैं और जहाँ जहाँ ये सैलाब बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ तबाही पसरती जाती है। ठीक ऐसा ही हमने धराली में पिछले साल देखा। इस साल 2-4 दिन पुरानी ही बात है जब नीति घाटी में फ्लड ने सरकारी विकास के तमाम जो प्रतीक थे उन्हें ध्वस्त करते हुए अपनी जगह बनाई। अभी पीपल कोटी सुरंग में मजदूरों के दफन होने की कहानियां हवा में तैर ही रही हैं और ये एक नया संकट हिमालय के बीच जन्म ले रहा है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति यह है कि कई साल बीत जाते हैं और पहाड़ के लोगों को बर्फबारी देखने को नसीब नहीं होती। इसका सीधा असर उनकी फसलों पर पड़ता है, इसका सीधा असर उनके ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज पर पड़ता है, इसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ता है।
ये केवल अकेले इसी सड़क की बात नहीं है। इसी सड़क से अगर आप केवल 20 किलोमीटर के रेडियस में घूमेंगे तो आपको सैकड़ों पेड़ों पर निशान लगे हुए मिल जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 हजार पेड़ अकेले इसी सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर शहीद होने जा रहे हैं। इनमें केवल वो बड़े पेड़ ही नहीं है जिन्होंने अपनी यात्रा धरती पर सालों की पूरी कर ली है, इनमें वो छोटे छोटे पेड़, वो छोटे छोटे पौधे भी हैं जो अभी जंगल के बीच में सांस लेना सीख रहे हैं, अपना हैबिटेट तलाश रहे हैं। इनमें केवल बड़े दरख्त ही नहीं है, इनमें फर्न की वो दसियों प्रजातियां भी शामिल हैं जो एक खास इकोलॉजी में ही पैदा हो सकती हैं। न जाने क्या क्या सिर्फ इस सड़क के सौंदर्यीकरण के नाम पर छीन लिया जाएगा, जिसकी भरपाई दुनिया की शायद ही कोई अमीर सरकार कर पाए। ये एक अजीब विरोधाभास है। जिस वक्त मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए जंगल के बीच में हूँ, भाजपा के दफ्तर से, भाजपा के मुख्यालय से आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी सरकारें देश से मोहब्बत करने के मामले में कितनी अव्वल हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर आकर उन्हीं सरकार की पॉलिसीज को देखना शुरू कर देंगे, उन्हीं सरकार के कारनामों को आप अगर करीब से देखना शुरू कर देंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमारी देशभक्ति सिर्फ गानों तक ही सीमित है। जमीन पर हम अपने देश से मोहब्बत नहीं करते। शायद जमीन पर तो हम उसे उधेड़ देने को उतारू हैं। हमारे पास कोई डेवलपमेंट का सस्टेनेबल मॉडल नजर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये सड़क जाम से भरी हुई है। जितनी देर मैंने बात की, आपको महसूस हुआ होगा कि मेरे आसपास से एक भी गाड़ी अभी तक नहीं गुजरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस सड़क के चौड़ीकरण की कितनी जरूरत है, या फिर सरकार को इसके टिम्बर, या सरकार को अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए ही सड़कों का आप चौड़ीकरण कर देना है। शायद इस बात का जवाब भविष्य में मिले। फिलहाल तो पौड़ी शहर में धीरे धीरे इस जंगल को बचाने के लिए सुगबुगाहट तेज हो रही है। लोग अपने अपने स्तर पर जंगलों में हुए इस छपान के सवाल लेकर उसे सुलझाने की कोशिशों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे ठीक उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली से देश के नाम ग्रीन इकोनॉमी का डायलॉग आगे सरकाया है। ठीक उसी वक्त हम ये बातचीत करेंगे जिस वक्त प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भारत की ग्रीन इकोनॉमी के सपने दिखाता है। आखिर वो ग्रीन इकोनॉमी क्या इसके जंगलों को उजाड़ कर आएगी? क्या उस ग्रीन इकोनॉमी में हमारे इन जंगलों की इकोलॉजी भी शामिल होगी? ये तमाम सवाल शायद प्रधानमंत्री को परेशान ना करते हों, लेकिन इस शहर के बासिंदों को अब परेशान करते हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ के नागरिकों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने उनके जंगलों को अब निशाने पर लिया है। तो आज हिमालय के जंगलों की सेहत, हिमालय की विकास परियोजनाएं और उसको लेकर उभरी चिंताओं को लेकर हम बात करने वाले हैं हिमालय के ही एक पर्यावरण कार्यकर्ता कनिष्क जोशी से। कनिष्क जोशी हिमालय के मुद्दों को लेकर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और इस वक्त वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मध्य हिमालय के इस खूबसूरत से जंगल के बीच मौजूद हैं, जो कुछ दिनों में शायद कटने जा रहा है। स्वागत है कनिष्क। जय हिमालय। जय हिमालय। और तो काफी दिनों से चर्चा है इस पूरे जंगल को लेके। पौड़ी मंडल मुख्यालय जो पौड़ी है, ब्रिटिशर्स का बसाया हुआ शहर, इसके ऊपर की जो कैनोपी है उसी को सरकार अब साफ करने वाली है। देवदार का ये बहुत पुराना जंगल है। अगर यहाँ आसपास किसी घूमने वाले से पूछ लिया जाए उसकी स्मृतियों में ये पेड़ कब से खड़े हैं, तो शायद उसका जवाब होगा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से इस जंगल को ऐसे ही देखा हूँ। आज अचानक से शहर उबल पड़ता है जब इस जंगल पे वो देखता है कि कई किलोमीटर के पैच की दोनों साइड इस पहाड़ी को दोनों ढाल पे बसे दे सड़क के किनारे जितना भी जंगल हमारा फैला हुआ है उस पे निशान लग गए हैं छपान के। क्या है ये पूरा मसला? तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमें इसके बारे में तब पता लगा। सबसे पहले सभी को जय हिमालय। और आज जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं लोग, लेकिन कैसी स्वतंत्रता है ये? क्या ये स्वतंत्रता भारत में सिर्फ
भारत में रहने वाले मनुष्यों के लिए थी, जो यहाँ के जंगल और जो यहाँ इन जंगलों में बसने वाले जीव जंतु हैं, क्या उनके लिए हमने एक स्वतंत्र भारत का एक सपना नहीं देखा था हमारे पुरखों ने? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट एक जारी किया था अपने BBC के इंटरव्यू में, बड़ी चिंता जताई थी कि अब कैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में आएगा। और भले ही आज की कुछ दल ऐसे हैं, वो सिर्फ उसको जातिगुण की जो उनकी समझ है बाबा साहेब के प्रति, वो जातिगत वहीं तक सीमित है। लेकिन बाबा साहेब ने वो स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे यहाँ पर जो है अब तो रेनफॉल भी इतनी ज़्यादा कम है। आप लगाओगे 1930 से ही तब कितने ज़्यादा जो हमारे फॉरेस्ट रहेंगे, कितने ज़्यादा लश ग्रीन रहे होंगे, कितनी और ज़्यादा रेनफॉल होती रही होगी आज के टाइम के मतलब उन कंपेरिजन अगर हम देखें। और उन्होंने कटते हुए जंगलों की चिंता भी जताया, उन्होंने अपनी औलाद जताई थी। अब आज वहाँ मतलब उससे भी हम बदतर स्थिति में आज हम यहाँ पर मौजूद। उसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ सालों में अगर हम हिमालय में ये माण परियोजनाओं के नाम पर अपने जंगलों के ढूंढते रहते हैं, तो शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहाँ पर हमारे जंगल प्रभावित ना हुआ पिछले 10 साल में, या उन्हें काटा ना गया। अभी हाल ही में हमें ऋषिकेश में देखना है एक बड़ा प्रोटेस्ट पब्लिक को करना पड़ता है। किसी के 13 तो हाईवे पे शाकमो के आसपास जब थे तब से दिनों की बात है, इन्होंने भी शायद इस घटना को नहीं हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि बॉडी शहर भी इसके इर्द गिर्द, जबकि NH जो जा रही है मेरठ कोटद्वार श्रीनगर जो NH हमारा है, उस पर ऑलरेडी पेड़ों की कटिंग चालू है। वो शायद जीर पे जंदा में इसमें से बहुत ज़्यादा आक्रोशित नहीं नजर आ रहा है। NH के चिच्चा आदोश ने वहाँ पर हमें जो में नजर आई, खासकर युवाओं में, क्योंकि युवा जो अक्का पहाड़ का युवा है वो इतना मतलब मैं बोलूँ अपनी इकोलॉजी से इतना ज़्यादा वो प्यार करता है। और उसका सबसे बड़ा मैं श्रेय हमारे जो लोक गीत हैं, हमारी जो लोक संस्कृति है, मैं उसको देता हूँ। हम नरेंद्र सिंह नेगी के हम जो गाया हुआ जो लोक गीत है उनका रचित नहीं है, लेकिन हमारा लोक गीत है। हमारे पुरखों की जो समझ है जंगलों के प्रति, उसमें कि वो बोलते कि देवदार पुरास बांझ कुले पैया डाली, देवतान रोपी मन क्यों न पाली। तो इसको तो नाम देवदार, बुरांस, बांझ और कुलें, गढ़वाली में चीड़ को कुलें बोला जाता है, इसमें उसका भी जिक्र है। तो जो चीड़ जो है, जो हिमालयन चीड़ है, वो यहाँ का नेटिव स्पीशी है। और वो जो गुमखाल वाली सड़क पे वो इतनी सुंदर और अपने आप में मतलब जो है मतलब परिपक्व एकदम सीनिक एरिया था। और अब उस एरिया का हाल इस तरह से हो गया जैसे मतलब रेगिस्तान के बीच से गाड़ियां वहां पे जा रही। मैड मैक्स की अगर आपने मूवी देखी होगी, बिल्कुल वैसा ही वो आता है कि आप एरिजोना घूम रहे हो या कोई आप बीहड़ वाले डेजर्ट एरिया में घूम रहे हो। तो वही साथ में काम करते वक्त इतने सारे मानवों का दोहन हो रहा है, मलबा ये जो उठा के, वही एक पुरानी समस्या वो अभी तक चली आ रही है। जहाँ इनको जगह मिल रहा है वहाँ मलबा डंप कर दे रहे हैं। और क्या होता है, अधिकतर जो है सड़क के नीचे गांव वालों के खेत होते हैं, मलबा उठा के वहां फेंक देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इस ग्रामीण समाज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा है। उससे वोट मांगने तो सब जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी समझ है और जो उसकी दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको रेज करने को लेकर जो है, मुझे नहीं लगता कि सेंटर में जो लोग बैठ रखे हैं, हमारे जो MPs जा रहे हैं, वो इस बात को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहाँ हम देखें कि जलवायु परिवर्तन के सबसे स्पष्ट प्रभाव दिखे हैं। आप तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत तेजी से, मतलब हर साल हजारों करोड़ का विकास ऐसे ही तबाह हो जा रहा है हर बरसात में। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निर्माण परियोजनाएं हैं जहाँ की मुझे लगता है कि पॉलिसी को लेकर कभी आपके समाज में इस तरीके की बातें सुनाई देती हैं आप लोगों के जब आप जाते हो दोनों के बीच? नहीं, पॉलिसी के लेवल पे बहुत गडमट चलती है चीज़ें। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल उठाया है कि ऊपर जो है वो आंकड़े तो देख रहे हैं, वो बोल रहे बिल्कुल सही चल रहा है, जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन जो सिर्फ नंबर्स में देखता फिरता है ना, और ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता नहीं है। जैसा अभी ये सर्वे करवा रहे थे और फिर इन्हें पता चला कि सर्वे में कई सारी ऐसी चीजें निकली कि इन्होंने को स्कीम्स प्रोवाइड करी थी, लोगों में रीस की सब बेनिफिट निकला। तो बड़ा वो सी बात की स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ, अभी भी जो है सुख सुविधाएं हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाई है लोगों के पास। और वो उन्हीं आंकड़ों को लेके मतलब संतुष्ट थे जो पहले उन्होंने सोचा कि यार हमारी स्कीम्स जो है ऐसे हुई। लेकिन जब नया सर्वे करवाया गया तो वैसे ही करके इनको लग रहा है कि हम ये जो इन जंगलों को नोच डालेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई रोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो जो 7 मोड़ में जिस भी व्यक्ति को वो कॉन्ट्रैक्ट जा रहा होगा वो लकड़ी देने का, वो वहां से
जो है अभी काम उसका स्टॉल हो चुका है, वो पूरी तरह से विक्ट्री नहीं है, मैं उसे पीरियड विक्ट्री बोलूंगा। इतने सारे वहां पर जो है पेड़ काट दिए गए हैं, साल के वृक्ष जो मतलब ह्यूमन एफर्ट से शायद ही मतलब जो है अपने आप जो नेचुरली ग्रोन इकोलॉजी है उससे मतलब कंपैरिजन में वो खड़े हो पाए। जिसका कोई मुआवजा कोई भी सरकारें दुनिया की नहीं दे सकती। बिल्कुल, जैसे हम काफल के बीज के बारे में बात करते हैं ना, काफल का जो बीज होता है वो मतलब जो यहाँ की बर्ड्स होती हैं जब उस बीज को चुगती हैं फिर वो जो है मतलब उसके एक्सक्रीशन पे निकलता है, वो अपने आप होता है। हाँ, तुम एक जो पौध वो है तुम उसको तो प्लांट कर सकते हो, लेकिन तुम लिटरली एक सीड नहीं प्लांट कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया है। तो हमें ये समझना होगा, जंगल खाली एक पेड़ नहीं होता ना, एक पूरी इकोलॉजी है जो हमारे is a ecology हिस्सा है, ये पूरे अपने आप में जंगल और अब उनकी नजर जिस भी व्यक्ति की मतलब वो मांग थी, डिमांड थी कि उन्हें 7 मोड़ से वो लकड़ियां चाहिए, उनकी नजर इन जंगलों पर है। और जो है उन्हें मेरे ख्याल से यही किसी ने एडवाइस दी होगी कि वैजी वो चल रहा जा रहा है यार कि किले के वक्त जो चे लोग था मतलब ज्यादा मतलब परिचित निरानन, और सही में और देवदार की लकड़ी मिलेगी आपको जो मतलब जो बेशकीमती है, जिससे अपराध है काटने पे। आप लगा लीजिए कि एक देवदार का जो वृक्ष है, अभी तो हम बांध के जंगलों के बीच में हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो बांध के जंगलों की भी अपनी एक मतलब एक वैल्यू है। और देवदार का जो वृक्ष है जो उसको औसत मतलब जो है उसको 15-20 या 25 मीटर की हाइट लेने में ही जो 60 से 70 वर्ष लग जाते हो, तभी यंग टी का टेप कर जाता। और जब आप लगाइए कि मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं टीरी का सबसे जो है एक पुराना ही, और मैं बोलूँगा पूरे हमारे स्टेट का सबसे पुराना जो है देवदार का मैं ट्री का मैं ट्रंक देख के आया, तो जो कटा हुआ है मतलब उसमें उसकी ईयर पता लग गया, और कितने साल पुराना है, उसमें लिख भी रखा है मेरे ख्याल से वो 700 या 800 साल पुराना है। और वो बिल्कुल जो उसका वो है मतलब रेडियस वो पूरा आपके साइज का होगा, इतना बड़ा पेड़ है। तो आप ये लगाइए, मैंने देखा है कि ये वन मंत्री और ये सब ये लोग बोलते हैं कि हम तो और भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं वगैरह, पर मैं वही बोलता हूँ जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं और जो मैन मेड एफर्ट्स हैं प्लांटेशन वगैरह के, वो नेचुरली ग्रोन इकोलॉजी के आगे जो है बौनी है, बहुत छोटी हैं। और इनफैक्ट जो तुम्हारे प्लांटेड जो तुम्हारे ट्रीज हैं, कितने तुम्हारे ऐसे वो जिंदा कितने रहे आज तक आपने, हम इतने सालों से सुनते आए हैं कि आज भाई प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, आज ये चल रहा है। आप बता दीजिए ना कि आपका तैयार किया हुआ जंगल जो पुराने जंगलों के बनिस्बत आपने खड़ा किया होगा, किसी सूखी चट्टान को आपने ग्रीन बना, एक तस्वीर दिखा दो कि भाई ऐसी कोई एक तस्वीर आप दिखा दो जहाँ पे आपने देवदार के जंगल आपने जो है नष्ट कर दिए हों, और उसके बाद जो है आप कुछ हमें अब हमारे देश को जो है लगभग जो है 8 दशक से ज्यादा हो चुके हैं अस्तित्व में आए हुए, आज 8 दशक में हम लोग है ना प्रवेश कर चुके हैं पूरा खरीद। एक मुझे 8 दशक पहले की एक ऐसी तस्वीर दिखा दो जहाँ पे तुमने जो है पेड़ तुमने काटे होंगे। भाई 8 दशक पहले भी तो कैमरा ही था, हाँ, तुमने डॉक्यूमेंट तो किया होगा, है? तो एक जगह दिखा दो जहाँ तुमने पेड़ काटे फिर तुमने प्लांट किया होगा, और वहां पे जो है जंगल तरह की जो इकोलॉजी है वो ग्रो करी होगी। नहीं, इसीलिए जो है ये चीज तो चली रही थी। ये मेरा ऐसा मानना है कि ये आज तो भाजपा की सरकार में ये तो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, लेकिन ये कांग्रेस के समय में भी थी। लेकिन कांग्रेस के समय में मैं वही बोलूंगा ना कि मतलब सुनवाई का खाली अंतर था ना, कि सुनवाई आप उस सरकार थोड़ा बहुत डर जाते थे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या मिनिस्टर्स को चेक पे रखता था। आज की डेट में जो है ये लाइन ब्लर हो चुकी है, किसी को अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, जैसा आदेश कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं वो उनका पालन कर रहे हैं, उनके लिए जो उनके ऊपर के बैठे हुए ऑफिशियल्स हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पूरी चेन बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्टर मुझे चुनाव में सपोर्ट करेगा, मैं अपनी सीट पे बैठते ही कॉन्ट्रैक्टर का हित सबसे पहले देखूंगा, और मैं भूल जाऊंगा कि जिस सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं है, जिस सड़क पे कोई जरूरत। इन्होंने ऋषिकेश में बात करी नहीं, इसीलिए इसमें गांव लग रहा है अनाना प्राना, इन्होंने कितना इन्होंने जो है उसके नाम पर इन्होंने थी वहां पे साल के जंगल जो इन्होंने नोच डाले 7 मोड़ पे, जहां पर जाम लगता भी नहीं है। अब इनका जो मतलब वो वाला था कि इनकी जो नियत थी इसमें जो बता रहे थे कि हम ट्रैफिक इसमें हम कम करेंगे, तय जंगल मकात लगड़ू वही ट्रैफिक जहां लग रहा है वो तो ऋषिकेश है, जो अतिक्रमण कर करके तो आश्रम बना रखे हैं। आपकी सिटी की प्लानिंग ध्वस्त है और आप जंगलों अतिक्रमण कर करके जो है सड़कों के पास आश्रम बना रखे, उनको तोड़ो। वो तुम तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हारा वोट बैंक है। वो बाहर से जो अपने चेले चपाटे भी लेके आ रहे हैं, फिर वो कुछ समय बाद यहाँ पर उन्हें बसाएंगे। तो ये खेल है, वही है कि इकोलॉजी डिसरप्ट करो या जो डेमोग्राफी है यहाँ की नेटिव डेमोग्राफी उसको डिसरप्ट करो। और अगर यहाँ पर पर्यावरण के लिए लोग बोलते हैं तो आप उनको बोलो कि आप विकास विरोधी हो। इस विकास के बारे में बात करते हो आप। वन मंत्री थी जिसकी समझ ही अपने ग्रामीण लोगों के प्रति ही सीमित है, तो ये बोल रहा है
कि भाई गांव की महिलाएं खुद जा रही हैं गुलदार के मुंह में, आलू के मुंह में, बहुत ही 3 कौड़ी का। शायद मैं बोलूं कि पहले वाली जो पीढ़ी थी वो सुन लेती थी और उन बोलते थे यार कोई नहीं, देख लो ला, जो भी है ऐसी होते हैं नेता। बट मैं ये बताना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अभी जो हिमालय का युवा है और जो हिमालय में चल रहा है, अभी वो उसको स्वीकार नहीं करने वाला है, ना ही नेताओं को करने वाला है। तबाही बहुत ज्यादा हो गई। वन मंत्री खुद अपने आप जो है पॉडकास्ट में बोलता है मुझे हमेशा वो डिपार्टमेंट मिले, मतलब इनकी खुद की इतनी जो है जवान पर ही कंट्रोल नहीं है। ये बोलता है कि हमें हमेशा वो डिपार्टमेंट मिले जिसका मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। तो जब भाई तुझे वो उस चीज से एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है तो बेसिकली तो उन्हें वो डिपार्टमेंट अभी तक छोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से तुझे जो है बहुत सारे जो है टिम्बर जो है प्रोड्यूस करने के लिए तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, अब यहाँ से बढ़िया पैसा छाप रहा है। जितना भी ये अगर ये लीगल और फ्रेमवर्क के बारे में बात करते होंगे ना, तो पहले ये कांग्रेस में थे, इन्होंने देखा होगा कि भाई किस तरह से जो है काम वाम चलता है, वहां से सीखे। ये कहीं ये FRI वगैरह से पढ़ के आ रखे हैं या कोई ये जो फॉरेस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ के आ रखे हैं? सारे जाहिल और गंवार नेता भर रखे हैं जिनकी प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके जो उनकी जो सोच है वो बहुत ही निम्न है, और ग्रामीण लोगों के प्रति जो इनके अंदर जो मैं बोलूंगा ना हीन भावना और द्वेष की भावना भरी हुई है। एक एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो अकाउंटेबिलिटी लेता है। ये लोग बोलते हैं हमारे लोग ही तो ऐसे, हमारे लोग तो, हमें ऐसे रोने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रखे हैं, और सही में इस इकोलॉजी को अगर हमें बैलेंस रखना है तो हमें कुछ ऐसे लोगों को हमें जो है पावर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के जो जमीन पर भी काम करे, ना कि केवल एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ आप अधिकतर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे सुबह के समय या शाम के समय आए, जब यहाँ पर कम जो है मानव गतिविधियां रहती है, तो आपको यहाँ पर जो है गढ़वाली में हम बोलते हैं काखड़, जो हिमालयन डियर है, बार्किंग डियर, बार्किंग डियर, और जो है यहाँ पर वो आपको दिख जाएगा, अब बहुत भारी अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो है, क्या ये इनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी? एक बात हुई है कि भाई हम अगर वहियों के बारे में बात करें, सिर्फ मैं पौड़ी शहर के आसपास के एरिया के बारे में बात बोल रहा हूँ, जहां पे हमारे पास जो है 10 से 15 से भी ज्यादा हम गुलजार के हमलों की हमारे पास जो है खबर आई है। हम सब ने देखा कि क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, 2 महीना पुराना बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत मतलब हमें ये देखने को मिला कि मतलब लगभग 10 के लोग तो, जो हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा है उसमें जो है 10 लोग तो सिर्फ पौड़ी शहर के पास के ही लोग मारे गए हैं गुलदार के हमलों से, और वो भी ऐसे एरिया में मारे गए हैं बिल्कुल वो जो है अपने घर के आंगन में ही गए होंगे, या क्यारी में कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर मेन सड़क में ही, भुड़दौड़ी में मेन सड़क में ही जो है नीचे की तरफ एक मजदूर को मार दिया जाता है, और उसके बाद एक और घटना ऐसे सामने आती है। तो कितनी मतलब दुखद बात है। हैबिटेट इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, आप ये समझिए कि अभी भी आपको इतना ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद भी आप सोचिए कि गुलदार अगर मनुष्यों पे हमला कर रहा है तो क्या उसको जरूरत पड़ी होगी। मतलब कॉलेजी में बहुत जबरदस्त डिस्टर्बेंस चल रहा है, और फिर आप और ज्यादा उसे नोचने की बातें कर रहे हो। तो आप चाहते हो मतलब मानव और जो वन्य जीवों का जो संघर्ष है वो और ज्यादा बढ़ जाए, और जो पहाड़ है वो खाली हो जाए। मेरे को तो इनकी नीयत ही यही समझ आती है। अब तौड़ी रोडों में पौधा एक HR UP इन सबकी यहाँ पे नजर आएगी, तो फिर 1-2 किलोमीटर पैदल चलने को तो तैयार भी नहीं होती कौम, वो हमें यहाँ पर हमें नजर आने वाली है। और ये उन्हीं के लिए विकास है। मैं बोलूंगा स्पष्ट रूप से, मैं अपने स्टेट से जो है, मतलब हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और ये स्टेट काफी जो है सैक्रिफाइसेस के बाद मिला। तो जैसे देश के प्रति लोगों के अंदर अपना एक वो रहता है कि भाई इतने लोगों ने शहादत दी, भले ही आज की जो है नई जनरेशन उस आज़ादी के दौर में नहीं रहे होंगे, तो वैसे ही उत्तराखंड आंदोलन में भी आज के युवा नहीं रहे हों, लेकिन उनका जो है उनका अपने इस राज्य से प्रति प्यार है, जंगलों के प्रति उनकी एक समझ है, और जंगलों की परिस्थिति है। तो मैं रोड चौड़ी करानी है या ठीक करवानी, जहाँ पर भाई डामर तक नहीं लग रहा है, डामर ये हो गया हमें दिख रहा है सर के आपके। मैं जसकोट की रोड दिखा दूंगा आपको, घुड़दौड़ी से नीचे जसकोट की तरफ पूरी रोड कच्ची है, 2012 या 14 के आसपास से कटी हुई है, और तब से अभी तक जो है उस रोड पर अभी तक डामर जो है चढ़ा भी नहीं है। वहां पर क्या सेंटर को दिखाई नहीं देता है? मैं स्पष्ट रूप से इसमें सेंटर को बोलूंगा, हमारे स्टेट के जो गवर्नमेंट है और जो नेशनल पार्टीज के लोग हैं, स्पष्ट रूप से कांग्रेस और बीजेपी, वो तो दलाली का ही काम कर रहे हैं, जिसमें भाजपा ने तो जो है अव्वल दर्जे का जो है अपना स्थान तो उसने पा लिया है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सेंटर हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव बना रहा है कि अपने जंगलों को नोचो,
हमें टिम्बर्स की, हमें जो है हमारे व्यापारियों को टिम्बर की ज़रूरत है और हमें बड़े बड़े यहाँ पर लॉज बनवाने हैं, अपने प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे चालू करना है, जगह खाली करवा। दबाव बनाने की तुम्हें लगता है कि जरूरत महसूस होती होगी सेंटर को? बिल्कुल नहीं होती होगी, ये तो बिल्कुल बोलते होगे। चिट्ठी धामी जी अभी ये नाटक कर रहे थे ना, वो जो पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था। पंत के पास अपनी गांव में जमीन पड़ी हो, फिर भी नाटक कर रहा है, तो धामी की पीआर टीम ने बोला होगा, उसको पैसा पूसा दिया होगा, ऐसा ऐसा कर दे, फिर तुम्हारी पब्लिसिटी बट मूव हो जाएगी। धामी जी उस बयान में क्या बोल रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ, नेताओं का खुद के बयानों पर ध्यान ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो चुकी है, एक उन्होंने बबल बना दिया, बुलबुला, और वो उसी बुलबुले में जी रहे हैं, ये उनकी रियलिटी है। तो धामी जी बोल रहे हैं कि आइए आइए, जिसको जमीन चाहिए, उसका एक बयान से ये निकला है, तो उसकी यार जमीनें सब उपलब्ध हाँ, है। सबके लिए है, उसने ये बोल दिया। अब वो भले ही बाद में बोले कि मेरी ये इंटेंशन नहीं था, ये मेरी जो है मंशा नहीं थी, लेकिन हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, खासकर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, दलाल हैं, और जो है वो सेंटर की दलाली करते हैं, और जो हमारे एमपीज भी जा रखे हैं, वो पहाड़ के ग्रामीण तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो स्पष्ट रूप से जब वो बता दे रहा है बलूनी की सेंटर से हमने चीजों के बारे में मांग करी, हमने उनके आगे हाथ तक जोड़े। अभी उनका एक रिसेंट है, सेंटर ने हमारी सुनी नहीं। तो जब सेंटर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है, तो हमारे मिनिस्टर जो है मतलब बेसिकली उस पार्लियामेंट में झक मार रहे। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। हमारे स्टेट को तुम बोल तो छोटा है, इसलिए इतनी हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अगर हमारा स्टेट इतना छोटा है, तो हमारे स्टेट का जो तुम हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, बिजली और पानी, हमारे गाँव को डुबाकर टीरी कुएं तारी, एक तो सुंदर हमारी जो थी ऐतिहासिक शहर, एक सभ्यता थी वो। मैं तो बोलूंगा कि हमारे पहाड़ की एक आखिरी मतलब एक अगर कोशिश कहीं हमारे पुरखों ने अगर करी होगी, तो टीरी में करी थी कि उसको हम संजोग के रखें, इसको बचा के रखें। लाइब्रेरी डूबी, क्लॉक टावर डूबा, और जो है कितने, आप सोचिए जो है वहाँ की इकोलॉजी कितनी ज्यादा वहाँ पे डूब चुकी होगी। पूरा 50-60 किलोमीटर का इलाका डूबा हुआ है। आर्टिफिशियल लेक में वो जो है वो वहां पे जा चुका है। और आज उसी टिहरी झील के आसपास इतने सारे गांव हैं जहां आपको जो है दिख जाएंगे लोग कि वो जा रहे हैं, अब उस शहर 4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। शहर की छतों पर मछलियां तैरती होंगी। बल्कि मैं ज्यादा दूर की बात भी नहीं करूंगा। अभी हम पौड़ी शहर में मौजूद है, पौड़ी में भी जो है कई दिनों तक पानी नहीं आता है। तो लोग क्या है, वहाँ नल तो सबके घर में लगे हैं, बोलने के लिए तो है कि हम एक टाउनशिप में रह रहे हैं। कंपेयर भी ऐसे करते हैं कि भाई अरे बिल्कुल मतलब यहाँ तो जो है 24/7 जैसे सुविधा है। लेकिन अभी भी जब पानी वो होता है, तो लोगों वहाँ जो है नेचुरल 100 किलोमीटर तक उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज है जो डिग्गियाँ हैं उनके पास ही जाना पड़ता है। तो जो है हमारे स्टेट के लोगों को ये समझना होगा कि जो हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो सेंटर की दलाल बनी हुई है। और सेंटर का तो जो जंगलों के प्रति समझ है वो बहुत ही निम्न हो चुकी है। ऊपर से लेके और हिमालय तक मतलब पूरी तबाही की तस्वीरें ही आती रही। वीडियो सर्कुलेट हो जाती है कि जहाँ पर ये जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इन्होंने मलबाती का ठेका देवदार का पेड़ गिर जाए। इस शहर की तो बात अगर हम करें ना, तो एक दौर में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब शहर में बर्फबारी हो जाती थी, तब हम इस सड़क का यूज करते थे शहर तक ट्रांसफर वाले बाव से। इस सड़क में तो गाड़ियां इसकी की नहीं होती थी। नीचे तो हाईवे है, NH है, वो तो पूरा ढाल पे है ना आपका। इसमें पाला गिरता है तो कई जगह स्लिकी पॉइंट बन जाता था पहले। अब तो पाला भी इतना नहीं गिर रहा। बिल्कुल वो सालों साल। ये जहाँ तक हमें याद है कि आप लोगों ने तो और ज्यादा खूबसूरत दौर देखा है पौड़ी का। और ये उस समय जो कैनेडी थी और ज्यादा जो है लश ग्रीन थी, और बर्फ काफी पहले जो है मतलब ये पेड़ ही रोक देते थे, और फिर नीचे छठी छठी बर्फ आती थी, और फिर जो बची कुची जो बर्फ रहती थी उसको जो है मतलब यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपने आप से हटा देते थे। और हमने भी वो थोड़ा बहुत जो बचा कुचा दौर था पौड़ी का, जब बर्फबारी होती थी और अच्छी खासी बर्फबारी होती थी, हमने देखा। लेकिन काफ़ी हद तक आप ये लगाइए कि आज मतलब इतने लंबे समय से पौड़ी में स्नोफॉल का ना होना एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इतनी हाइट पे मतलब 1800 और 2000 की हाइट थी, जो बस ये पूरी मतलब जो है टाउनशिप से के ऊपर हाइट्स तक है। तो ये चीज़ हमें नैनीताल में भी देखने को मिलती है। नैनीताल में भी स्नोफॉल का फैक्ट कम हो गया है, मसूरी में। और एक टाइम ऐसा था कि भाई सतपुली तक में बर्फ़ पड़ जाती थी। या मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम लूँ ठीक है हुए, जैसे पौखाल क्षेत्र है, वो थोड़ा गहराई में है, लेकिन क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी काफ़ी ठंडी थी तो वहाँ पर भी बर्फबारी हो। अब तो बर्फ मतलब निचले इलाकों में तो बहुत सालों से इस साल बर्फबारी हुई अच्छी। इन निचले इलाकों में तो कहाँ रही पिछले रात। पौड़ी में तो कई सालों से टिकने वाली बर्फ ही नहीं होंगी। बिल्कुल। और हम ये देखें मतलब ये वाला एरिया भी जो पौड़ी, ये जो टाउनशिप है 1800 भी काफ़ी अच्छी हाइट है।
वहाँ पर भी मतलब बर्फबारी काफ़ी होती थी। फिर हम सतपुली और इस पे हम बात करें तो वो तो काफ़ी मतलब उस पे मतलब गहराई पे वहाँ तक पड़ती थी, वो हमारी इकोलॉजी की ज़्यादा प्रिजर्व थी। तो मैं पुनः मैं मतलब मैं ध्यान इसी में खींचना चाहूँगा कि जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो पहले के जंगल थे वो ये चीज़ जो है वो इस पर चिंता जो है 1950 में ही वो दिखा रहे थे कि हमारे पास जो है रेनफॉल कम है, हमारे जो है फॉरेस्ट शॉर्ट हो चुके हैं, काफ़ी हमारा जो है हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो भीड़ है, हम क्या करेंगे। उन्होंने चिंता जताई तो उन्हें पता था कि कैसे लोगों के हाथ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है। और सही में आज भारत का इस्तिहार जी का रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। और मैं सच बोलूँ कि ये दोहन से डिफरेंसेस और ज़्यादा क्रिएट होंगे। और वही है कि मतलब बोलता नहीं कि कॉन्कर और कॉन्कर्ड पीपल के बीच में जो एक वो चीज़ हो जाती है, जब तुम यहीं के स्थानीय लोगों को तुम एक लकड़ी उठाने के लिए तुम उनको जो है तुम उनकी दरांती ले दे रहे हो, तुम उनसे जो है सामान लेते हो, उन पर फाइन चार्ज कर दे रहे हो। खुद तुम जो इन बाहर की जो जितनी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं तुम उनको जो है जंगल के जंगल दे रहे हो। तो ऐसे में जो है एक मैं बोलूँगा कि असंतोष की भावना तो उत्पन्न होगी। और ये चीज़ अब नहीं ये हमें की इसलिए नहीं है, स्पष्ट रूप से प्रशासन को समझना होगा। पहले के लोग इसलिए सेटिस्फाइड भी करते थे, पहले हमारे स्टेट में कम से कम नौकरियां थी बची हुई, लोगों का काज क्या होता था कि भाई अपना रोटी कपड़ा मकान है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं करते, तो बोलते थे कि ज़्यादा होने। लेकिन तब भी जब हमारे स्टेट को बचाने के बारे में बात आई, लोग तब यहाँ पर जब स्टेट को बनाने के बारे में बात आई, लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ी, लोगों को जो है लोगों की सैलरीज वगैरह घटी। लोग हमारे पहाड़ के जो थे पहले के भी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे। और आज के युवा को आप मैं यही कहूँगा स्पष्ट रूप से 1994 वाले युवा की तरफ आप बोलो मत, कुछ चंद युवाओं को देख के। और वही है, वो अपने स्टेट की लेगेसी, अपने उन मार्टायर्स की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। जल, जंगल, जमीन और इस समस्त हिमालय को बचाने के बारे में, इस हिमालयन इकोलॉजी को बचाने के बारे में बात करता है। और वो लड़ेगा बाय मीन्स वो सिर्फ मुखार बिंदे नहीं लड़ेगा, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव होगा, वो सोशली एक्टिव होगा। और यहाँ कर प्रशासन जो अपनी निर्मम तौर तरीकों को अपनाएगा, वो उससे निपटने के लिए भी उस प्रशासन के साथ आगे क्या योजना है इस सड़क को लेकर? लगातार मैं देख रहा हूँ आप सोशल मीडिया पर एक मुहिम क्रिएट करने की कोशिशों में है कि ये जंगल किसी तरीके से बच रहा है। मेरा सभी जो है आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, चाहे वो उत्तराखंड के पर्यावरण प्रेमी हो या अन्य राज्य के हो, आप आएं और पहाड़ के युवाओं का समर्थन की जंगलों के बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी अपना जो है योगदान दें, और आप इस योगदान से यहाँ पर बढ़ रही जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसे कम कर पाएंगे। और प्रशासन को आप बता पाएंगे कि भाई हम तो प्रशासक नहीं भी हैं, हमारे पास इतनी अच्छी समझ है जंगलों को लेके, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को लेके, तो आपके पास क्यों नहीं है। और हम जो है इस दिन हम 18 तारीख को नागदेव जो मंदिर है उसके द्वार के आगे हम खड़े होंगे, और नागदेव के जंगलों के पास से हम शुरू करेंगे, रक्षा सूत्र बांधने का काम करेंगे। जैसे कुछ पर्यावरण जो दे एक्टिविस्ट आपके हर्षिल में भी उन्होंने किया था, जब हर्षिल में देवदार के जंगल बट रहे थे, तो उन्होंने भी जो है रक्षा सूत्र बांधे। और साथ में पेड़ों में की बार कंटाली उनके ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे लगातार। जो है अभी तो हम बाघ के जंगल में मौजूद हैं, देवदार की तरफ हम जाएंगे तो हमें दिखेंगे तो आप ये रेजिन निकल चुका है, पेड़ सुखाने के इनके तरीके हैं। और नई समझ हम विकसित करेंगे समाज में, युवाओं में, सिर्फ हिमालय के युवाओं में, पूरे देश भर के। पूरा मैं बोलूँगा कि हमारा भारतवर्ष बहुत खूबसूरत है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ ब्यूटीफुल इटसेल्फ, लेकिन खूबसूरत वो तभी तक रहेगा जब तक उसके जो बच्चे हैं ना उस स्टेट के जहाँ से बिलोंग करते हैं, उस प्रकृति माँ को जो है उससे सौंदर्य को बचा के रखेंगे। कई सारे ऐसे अभी भी हमें जो है पुराने हमें कॉलोनियल टाइम के हमें स्ट्रक्चर्स देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर वो स्ट्रक्चर भी इतनी खूबसूरती से बना रखा है, उसके आसपास जो है वृक्ष वगैरह भी दिख रहे हैं, प्लांटेड नहीं है, बचा रखे उसी में मतलब चिपका के बना रखा है। तो ये क्या चीज़ आज के विश्व गुरु 21वीं सदी वाले भारत में ये संभव नहीं है। तो हर स्टेट में हमें कहीं ना कहीं मतलब हम केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कागजों पर, और जमीन पर जब हम देख रहे हैं तो इससे वो बिल्कुल एब्सेंट है। क्योंकि वो जो है वही वाला बोलते हैं ना कि वो नंबर्स पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि उनको जो है ये समझ ही नहीं आता है कि इस इकोलॉजी से यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये पहले देवदार के जंगल, ये वहाँ पे हज़ारों साल जो पुराने हैं आपके,
ये जागेश्वर की तरफ, कुमाऊं की तरफ ये बढ़ रहे थे। बिल्कुल। तो उस समय वहाँ के लोगों ने भी जो है विरोधाभास जताया। बहुत खूबसूरत जंगल है पूरा, अल्मोड़ा से और जागेश्वर तक ही। और आप बढ़िए आए तो ये पौड़ी के सबसे पुराने और बेस्ट केप्ट फॉरेस्ट से हैं। इससे तो लंग्स, ये पौड़ी शहर के जब लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोग बोलते कि यार जंगल ही तो हो गए हैं, पर जंगल जो शहर के आसपास के हैं वो छिछले जंगल हैं। ये सबसे खूबसूरत डेंस फॉरेस्ट है ये। शहर से भी देखो, अब इसमें यही तो, ये वो हिस्सा है जहाँ पर इंसान की गतिविधियां कम हो जाती है और वाइल्ड लाइफ की रहती है। ये वाइल्ड लाइफ की सैंक्चुरी है। मैं हमें वर्ड्स को हमें समझना पड़ेगा। यकीन नहीं करोगे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे बर्ड के साउंड इसी रोड पे रिकॉर्ड करने शुरू किए और मोर देन 400 स्पीसीज के साउंड रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर थोड़ी देर खामोश हो जाइए, उन्हीं का शोर है। हाँ, अगर ये भाजपा के आगे जो कार्यालय से आवाज ना आए तो इन्हीं का ज्यादा शोर है ना। ठीक है, खैर शुक्रिया आपको, आप आगे इस आपका बहुत बहुत में धन्यवाद है। और न्यूज़मैन जी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। पहाड़ के सारे युवाओं को आपने जो है मेरे माध्यम से आपने जो है दिखाया है, वो जो असंतोष और जो असामंजस्य की जो भावना है वो महसूस कर रहे हैं। ये जो जंगल जो है कटने वाले हैं। और पुनः मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत जय हिमालय। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बात कर रहे थे अभी कनिष्क जोशी। कनिष्क जोशी हिमालय में पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं, हिमालय के मुद्दों मसलों पर लगातार सक्रिय रहते हैं। अभी आप ठीक मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, ये पौड़ी शहर के ऊपरी हिस्से में देवप्रयाग टू बोआखाल, या आप इसे देवप्रयाग टू कोटद्वार टुवर्ड्स कोटद्वार को जोड़ने वाली सड़क के तौर पे भी समझ सकते हैं। अभी ताजा हालात ये हैं कि इस सड़क पर तकरीबन सैकड़ों पेड़ों पर कट इंसान बना दिए गए हैं, उनका छपान कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या योजना है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है सड़क के चौड़ीकरण का। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने फिर ये हजारों पेड़ों पर निशान लगाने के, एक इस सड़क पे और एक ठीक इसी के साथ इस पहाड़ी के दूसरी ओर उतरती सड़क पे, दोनों ओर आपने ये छपान क्यों किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा हिमालय आज ऐसे ही उधड़ा हुआ है। ये खाली केवल इसी सड़क की बात नहीं है, या कुमाऊं में गुजरने वाली किसी दूसरी सड़क की ही बात नहीं है, या फिर चमोली की किसी तीसरी सड़क की ही बात नहीं है। ये पूरे हिमालय की स्थिति है। पूरा हिमालय इस वक्त निर्माण परियोजनाओं से पाट दिया गया है। कहीं डैम्स हैं, कहीं पे बाकी दूसरी परियोजनाएं सड़क की चल रही हैं, कहीं पे टाउनशिप डेवलप होने के लिए जमीनों की बंदरबाट की खबरें आ रही हैं। और इन सब के बीच जो खत्म हो रहा है तेजी से, वो है उत्तराखंड के जंगल। वो जंगल जो सदियों पुराने हैं लोगों की स्मृतियों में। वो जंगल जो केवल लोगों की स्मृतियों में ही नहीं है, बल्कि वन्य जीवों का घर भी है। इस खूबसूरत जंगल में तकरीबन 20 से 30 किस्म की वन्य जीव आपको मिल जाएंगे। बर्ड्स की अगर आप बात करेंगे तो मोर देन 400 स्पीसीज इसी जंगल में आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बीच अपना वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन शायद भविष्य न उनके लिए ऐसा रहे, ना इन शहर वालों की। भविष्य उनको एक बदरंग तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें उनके जंगल कट चुके होंगे और उनकी सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे उनके पहाड़ों के दरकने की कहानियां सुना रही है। हिमालय वाकई में इस वक्त चौतरफा दबाव झेल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत यहाँ की जलवायु और यहाँ के लोगों को ही अंत में चुकानी है। newsmanji.com के लिए ये थी मेरी खास ग्राउंड रिपोर्ट। अगले किसी हिस्से में हिमालय के किसी दूसरे मुद्दे के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। तब तक आप हमें बाकी खबरों के लिए newsmanji.com पर विजिट करते रहिए। हम वहां पर कई अलग अलग मसलों पर खास विश्लेषण लेकर आते हैं अपने पाठकों के लिए। इसके अलावा भी वहां पर हमने एक खबरों का नया सूचना तंत्र विकसित करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और मसले के साथ, हिमालय के ही किसी और टेरेन से। जागो जागो हो म्यारा लाल, नीकरण दियो हमरी नीलामी, नीकरण दियो हमरो हलाल। बात यो आजे की ने थी पुरानी छो, छाणी लियो इतिहास ले ये बताल। हमन जलन के कानी पे बैठयो, उही फिर बन जानी मारी काल।
आज हिमालय तुमन के धत्यूं छा, जागो जागो हो म्यारा लाल।